हल्दी लगाओ रे, हाँ बन्नू का क्या बोलते हैं, गोरा रंग सजाओ रे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, ये तस्वीर बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि अपना दिन भी नजदीक आ रहा है ना। और मेरे दोस्त, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, दही होती है। और अब तुम मुझे बता दो मेरे जिगर के छल्ले, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? अगर बेटा आपको पेपर में टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देख रहे हो ये बच्चा, बच्चा तो नहीं है, दौड़ रहा है, ये बबुआ देखो दौड़ रहा है, एकदम एकदम तैयार है, रेल देगा इसे। ठीक है, वैसे आपको भी पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान के बारे में। और दोस्तों, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों अम्ल, क्षार एवं लवण। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। जो कुछ भी पेपर में आएगा इसी वीडियो में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरे दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आपको विश्वास करके वीडियो को एंड तक देखना है, आखिरी तक देखना है। दोस्तों, 2025 में यही प्रश्न छपेगा जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का लक्ष्य क्या होने वाला है, आज का हमारा टारगेट क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पूरे चैप्टर की खोपड़ी में छेद करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी परिभाषाएं हैं, उन सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो सब कुछ करने वाले हैं। और दोस्तों, अंत में सरप्राइज़ है, आप उसको एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो अंत में दोस्तों आपके लिए सरप्राइज़ है, तो उसको आपको जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी लोग तैयार हो जाइए, एकदम रेडी हो जाइए, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा है अम्ल, क्योंकि आपने आइए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं, जिसका नाम है अम्ल। अब दोस्तों, हमारे चैप्टर का ही नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम समझेंगे अम्ल के बारे में। दोस्तों, अम्ल को हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? एसिड। आपने अम्ल का नाम नहीं सुना होगा तो एसिड का नाम जरूर सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। दोस्तों, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे संतरा हो गया, ठीक है दोस्तों, इमली हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, इन सब में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? अम्ल पाया जाता है, जिसे एसिड कहते हैं। आपके सामने बना है ना, ठीक है सर। दोस्तों, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जिनको छूने से हम जल जाते हैं। और कुछ अम्ल बहुत ही साधारण होते हैं, जिनको छूने से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे सिरका है, सिरके में भी अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं, सेब खाते हैं, इनमें भी अम्ल होता है, ये नुकसान नहीं करते। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अम्ल और अम्ल की परिभाषा। दोस्तों, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों? स्वाद में खट्टे होते हैं। और दोस्तों, ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपसे कोई अम्ल की परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सर, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कोई दिक्कत सर? नहीं। तो ये परिभाषा आप बता दीजिएगा। जैसे दोस्तों, आप ले लीजिए HCl, है ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और ले लीजिए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब आपके दोस्तों अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्ल के उदाहरण हैं। ये दोस्तों बहुत ही बेसिक परिभाषा है। क्या है दोस्तों? बहुत ही बेसिक परिभाषा है, बच्चों वाली।
लेकिन सर आधुनिक परिभाषा क्या है अम्ल की, अब यहाँ पर देखते हैं आधुनिक परिभाषा। ठीक है, यह आधुनिक परिभाषा बनाई क्यों गई? प्यारे दोस्तों, ऐसा माना जाता है या ऐसा होता ही है, माना क्या, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि अगर हमको अम्ल को पहचानना है तो उसका टेस्ट करेंगे जीभ पे लगा के, खट्टा है कि नहीं है। दोस्तों सारे अम्ल को अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपकी जीभिया और मुहना सब गायब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि सबको हम टेस्ट करके ही बता पाएँ कि वो अम्ल है कि नहीं है। इसलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आरहेनियस। क्या था दोस्तों? आरहेनियस, वैज्ञानिक आरहेनियस। ठीक है, वैज्ञानिक आरहेनियस ने क्या किया, उन्होंने एक आधुनिक परिभाषा दी। इनके अनुसार अम्ल क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे। इनके अनुसार क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दोस्तों हम अम्ल को पानी में डालेंगे तो उसमें H+ आयन आएगा, मतलब हाइड्रोजन आयन आएंगे। जैसे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HCl है। क्या है सर? HCl। HCl एक अम्ल है ना। अगर दोस्तों इसको पानी में डालेंगे तो इसमें H+ आएगा। क्या आएगा सर? H+ आएगा और Cl-। यानी कि अम्ल को पानी में डालने पे H+ आया, तो जिस अम्ल को पानी में डालेंगे अगर उसमें H+ आ रहा है तो सर वो अम्ल है। क्या है सर? अम्ल है। समझ रहे कि नहीं? या ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई पदार्थ है उसको चेक करना है अम्ल है कि नहीं है, तो उसको सर हम पानी में डालेंगे और उसमें H+ आयन आ गया तो फिर वो अम्ल है। क्या है सर? अम्ल है। ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार है सर? ये आरहेनियस के अनुसार है और ये आधुनिक परिभाषा है। कैसी परिभाषा है सर? आधुनिक परिभाषा है। तो कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है अम्ल की आधुनिक परिभाषा बताइए, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है ना, समझ रहे हैं कि नहीं सर? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। इसी तरह HNO3 भी होता है, H2SO4 भी होता है, ये सब H+ आयन देते हैं पानी में डालने पर। क्या अम्ल की परिभाषा क्लियर हुई क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो यार। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ पाए होंगे अच्छे से, और आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब आइए थोड़ा और आगे आते हैं। अगर अम्ल के बारे में आप समझ गए हैं तो थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक है, अब बेटा क्षार के बारे में समझते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है ना अम्ल क्षार। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल में काफ़ी दिन से चल रही है। चलो क्षार को समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ ना। क्षार की परिभाषा भी यहीं पे समझ लो। अम्ल समझ गए, अच्छी बात है। अब क्षार को देखो। क्षार यहाँ आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया है अच्छे से, ये मैडम टेस्ट वगैरह कर रही हैं, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो आइए परिभाषा फिलहाल समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है क्षार की, है ना। बेटा कुछ जगह क्षारक भी लिखा रहता है, क्षार या क्षारक, इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बेस बोलते हैं इंग्लिश में। बेटा देखो, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं सर? कड़वे होते हैं। पहले सामान्य परिभाषा लिखते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, स्वाद में कड़वे होते हैं। इतनी बात समझ में आई। और दोस्तों ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर से वही बात दोस्तों, क्या हम क्षार को जीभ से टेस्ट करके स्वाद लेकर के बताएंगे कि कोई भी पदार्थ अम्ल है कि क्षार है? सर बिल्कुल भी नहीं। सभी अम्ल और क्षार को जीभ से टेस्ट नहीं किया जा सकता, हम जल जाएंगे, हमारा मुंह ही नहीं बचेगा टेस्ट करने के लिए। इसलिए दोस्तों आरहेनियस ने, वैज्ञानिक आरहेनियस ने आधुनिक परिभाषा क्षार की भी दी। आधुनिक परिभाषा किसने दी दोस्तों? आरहेनियस ने दी। आरहेनियस वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने दिया। एग्जाम्पल क्षार के ले लो बेटा, NaOH है ना, KOH है,
है ना, CaOH का होल ट्वाइस है, ये सब ETC, ये सब आपके क्षार होते हैं। अब आइए देखिए क्षार की आधुनिक परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, है ना, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पदार्थ क्षार है मेरे दोस्त, अगर कोई पदार्थ क्षार है तो अगर इसको हम पानी में डालेंगे, कहाँ डालेंगे दोस्त, पानी में डालेंगे, तो ये OH माइनस आयन देगा। क्या देगा सर, OH माइनस आयन देगा। तो देखिए NaOH एक क्षार है, इसको हमने पानी में डाला तो कैसा आयन दिया सर, OH माइनस आयन दिया। अगर यह OH माइनस आयन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्षार है। क्या है दोस्तों, क्षार है। तो ये आधुनिक परिभाषा किसने दिया था मेरे दोस्त, इसको वैज्ञानिक आर्हेनियस ने दिया था। अगर पेपर में आपसे पूछ ले अम्ल क्षार की आधुनिक परिभाषा बताइए, तो मेरे दोस्त आप बताइएगा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। बोलो मेरे यार, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? कमेंट कर दो एक प्यारा सा, टेंशन ना लो, पूरा चैप्टर इसी तरह बहुत प्यार और मोहब्बत से पढ़ने वाले हैं, तुमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई, अम्ल और क्षार को अच्छे से समझ गए। अब बेटा ये देखो आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने शुरू में भी आपको बताया था ना, जैसे एप्पल हो गया, है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं भैया, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं मेरे दोस्त, उन सब में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे प्यारे बच्चे इधर देखो, सब लोग एक एक एप्पल ले लेना, ठीक है। इधर लिखा है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल। प्राकृतिक का मतलब समझते हैं, जैसा एप्पल, सेब, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, इनमें अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान से देखें, संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल का नाम है ना, अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं, वैसे सीट्रिक अम्ल भी होता है। सेब है, सेब में भी दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह प्यारे दोस्तों सिरका है, सिरका जो हम लोग खाते हैं, विनेगर, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिडिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, ये देखो टमाटर है ना, जो सब्जी में डालते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। बेटा जठर रस, देखो हमारे पेट में जिसको बोलते हैं पित्त रस, हमारे पेट में एक रस होता है जिसको जठर रस बोलते हैं, है ना, बेसिकली वो अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, अम्ल। उस अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी अम्ल की वजह से हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट होता है, खाना पचता है, इसी अम्ल की वजह से। अगर कोई पूछे जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों ये जो देख रहे हो ना लिखा हुआ, इसके ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, तो सही से देखिएगा। इमली, खट्टी इमली है ना, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बेटा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी, बेटा लाल चींटी जानते हो, जब चींटी वगैरह काट लेती है तो हमारे गांव में तो छौंकी होती है, गांव में है ना, छौंकी नाम से, कौन कौन जानता है छौंकी, कमेंट कर देना। तो बेटा ये चींटी होती है, ये चींटी जो है अगर हमको काट लेती है तो बहुत जलन होती है और हमारे उपट आता है, यहाँ पे फूल आता है, उपटियावत है ना। तो किसकी वजह से होता है, अम्ल की वजह से। क्यों, क्योंकि सर लाल चींटियों में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, दो ही नाम है, मेथेनोइक बोलो या फिर फॉर्मिक बोलो, ये वाला अम्ल पाया जाता है। ठीक है सर। इसी तरह नेटल, नेटल एक पौधा होता है बेटा, नेटल पौधे में भी फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सर ये नेटल पौधा हमने तो देखा ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है। अबे ये है भाई, इसको नेटल बोलते हैं। देखो इसमें कांटा निकला सब में, ये जंगल उंगल में होता है, खुजहार जहाँ होता है ना, जहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती जंगलों में, वहाँ पर होता है। तो अगर हम जाते हैं, अगर हमारा हाथ इस पर रगड़ जाएगा, इसमें कांटा लगा होता है, ये हमारे हाथ में गड़ जाता है। हाथ में गड़ने की वजह से क्या होता है मेरे दोस्त, जब हाथ में गड़ जाता है तो इसमें अम्ल होता है, वो अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है तो और हमारे हाथ में फूल आता है, फिर दर्द होता है, जलन होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, इस टेबल को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कमेंट कर दीजिए अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर हम आगे आते हैं। बेटा अब देखो अम्ल क्षार, सर अम्ल क्षार को हम पहचानेंगे कैसे, ये बताइए। मुद्दे की बात तो ये है ना कि सर अम्ल क्षार को पहचानेंगे कैसे। आपने बताया कि H+ आयन या OH- आयन,
इससे ठीक है। इसके अलावा कैसे अम्ल क्षार को पहचाना जा सकता है? तो बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई गई हैं जिसको बोलते हैं अम्ल क्षार सूचक। क्या बोलते हैं सर? अम्ल क्षार सूचक। सर ये अम्ल क्षार सूचक क्या होता है? अब पढ़ते हैं इसको। बेटा ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग या गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। बेटा अम्ल क्षार सूचक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब इन पदार्थों को हम अम्ल या क्षार में डालेंगे तो उनका रंग बदल जाएगा या फिर उनकी गंध बदल जाएगी या गंध में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे पदार्थ को अम्ल क्षार सूचक बोलेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो तुम सुनते जाओ, बस खाली देखते जाओ, भी तुमको समझ में सब आ जाएगा। विश्वास करके सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है सर। बेटा ये जो सूचक होता है अम्ल क्षार सूचक, ठीक है, बेसिकली इसको सूचक ही बोला जाता है। सूचक, सूचक बोलो या अम्ल क्षार बोलो, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, और दूसरा होता है बेटा गंध में परिवर्तन करने वाले। ठीक है मेरे दोस्त, एक सूचक होगा रंग में परिवर्तन करेगा और एक सूचक होगा जो गंध में परिवर्तन करेगा। तो सूचक दो होते हैं, रंग में परिवर्तन करने वाले और गंध में परिवर्तन करने वाले। ठीक है सर। सर ये रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक को थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए। तो आइए देखते हैं। बेटा जो रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, है ना, हल्दी हो गया, ये सब रंग में परिवर्तन करते हैं। अब कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। पहला है लिटमस, नीला लिटमस। बेटा लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल लिटमस, एक होता है नीला लिटमस। सर ये लिटमस क्या होता है? ये एक प्रकार का सूचक है। क्या है सर? सूचक है। सूचक ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार में डालने पर रंग और गंध में क्या करते हैं सर? परिवर्तन करते हैं। हाँ सर। आइए नीला लिटमस। सर नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का। देखो यहाँ पे लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक नीला होता है और एक लाल होता है। बेटा अगर नीला लिटमस है, नीले लिटमस को अगर अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? लाल हो जाएगा। ठीक है सर। तो बेटा अब हमको अगर अम्ल मिलता है किसी बर्तन में पहचानने के लिए, तो इसमें से हम निकाल के जीभ पे रख के टेस्ट नहीं करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे जिसको सूचक बोलते हैं। उस लिटमस पेपर को अगर हम लोग अम्ल में डालेंगे, नीले वाले को, ठीक है, नीले वाले लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो कौन से कलर का हो जाएगा सर? लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है सर। इसी तरह सर लाल लिटमस होता है। अगर लाल लिटमस को क्षार में डालेंगे, किस में डालेंगे सर? ठीक है, यहां क्षार लिख लेना। ठीक है दोस्त, अगर लाल लिटमस को क्षार में डालेंगे तो सर नीले रंग का हो जाएगा। किस में हो जाएगा सर? नीले रंग का हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है सर। ओके ओके ओके। अब ये हमारा पहला सूचक हो गया, नीला लिटमस और लाल लिटमस। उसके बाद दोस्तों आता है हल्दी, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, टर्मरिक। दोस्तों जो हल्दी होता है ना, हल्दी हल्दी, ये वाला गाना सुनोगे नहीं तुम लोग? हल्दी लगाओ रे, हाँ, बन्नू का क्या बोलते हैं, गोरा रंग सजाओ रे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ये तस्वीर बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि अपना दिन भी नज़दीक आ रहा है ना। तो दोस्तों ये फ़ोटो बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे याद आ गया तो मैंने लगा दिया ये वाली, जस्ट फॉर मजाक के लिए, टेंशन नहीं लेने का, है ना। गाना सुनो ना, हल्दी लगाओ रे। आओ अपने टॉपिक पे आते हैं। अब भैया देखो यहाँ पे जो है हल्दी, हल्दी भी एक सूचक होता है। बेटा हल्दी के साथ क्या होता है, ध्यान से देखना। हल्दी क्षार के साथ भूरा लाल रंग पैदा करती है। इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का निशान क्षारीय साबुन से धोने पर लाल भूरा हो जाता है। बेटा आप एक बर्तन में क्या ले लो, क्षार ले लो, ठीक है। मान लो इस वाले बर्तन में आपका क्षार है, ठीक है। मान लो हमने एक नया बर्तन लिया, इसमें क्षार है, और बेटा अगर हम हल्दी को इसमें डालेंगे तो हल्दी को कैसे डालेंगे, तो वो पीले कलर से लाल भूरे रंग की हो जाएगी। किस कलर की हो जाएगी? लाल भूरे रंग की, ठीक है। अगर इसी को अम्ल में डालेंगे हल्दी को तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पीली की पीली ही रहेगी अम्ल में, लेकिन क्षार में डालने पे लाल भूले रंग की हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पे और लिखी है, इसी कारण कपड़े पर। बेटा देखो मान लो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मान लो आप किसी के शादी में गए खाना खाने, ठीक है। शादी में अक्सर हम लोग जाते हैं और भैया वहाँ पे भीड़ थी बढ़िया, और तुम शाही पनीर निकाल लिए प्लेट में भर के, और तुम सोचे भीड़ है कौन बार बार जाए, और वाइट वाला बढ़िया कुर्ता पहन के गए थे और जल्दी जल्दी खा रहे थे बेटा, और तुम गिरा लिए अपने कुर्ते पे, तो दाग पड़ जाएगा नहीं, पीला पीला दाग पड़ जाएगा, ठीक है। अब तुम कुर्ता लेके गए धुलने के लिए, अब तुम निरमा लोगे, निरमा या साबुन लोगे, जो भी लोगे,
निरमा से धुलोगे तो निरमा बेसिकली क्षारीय होता है। क्या होता है सर? क्षारीय होता है, ठीक है। और तुम्हारे कुर्ते पे हल्दी, जो सब्जी बनी तो उसमें हल्दी तो रही होगी, लगा है पीला पीला। अब बेटा तुम साबुन से जब धुलते हो कुर्ते को तो देखो पीले कलर से भूरे लाल रंग में हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि साबुन में या निरमा में क्षार था, क्षार हल्दी के साथ मिलके लाल भूरे रंग का हो जाता है। इतनी बात हमारे दोस्तों को समझ में आ गई है, ठीक है सर। बेटा इसी तरह फिनोफ्थिलीन होता है। बेटा फिनोफ्थिलीन भी एक सूचक है, ठीक है। ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। अभी हम लोगों ने जो देखा था नीला लिटमस, लाल लिटमस, हल्दी, ये सब नेचुरल था। क्या था सर? नेचुरल था, जो प्राकृतिक में हमें मिल जाता है, प्राप्त होता है। लेकिन जो फिनोफ्थिलीन होता है इसको मनुष्य ने केमिकल द्वारा बनाया है लैब में, ठीक है। इसके साथ क्या होता है सर? ये रंगहीन होता है। पहली बात तो फिनोफ्थिलीन आपको सफ़ेद सफ़ेद पानी के जैसे दिखाई देगा। और बेटा अगर इसको हम लोग क्षार में डालते हैं तो गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है सर? गुलाबी रंग का होता है। लेकिन बेटा अगर अम्ल में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा अम्ल है। लेकिन क्षार में डाल देंगे फिनोफ्थिलीन को, देखो पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। गुलाबी आंखें ये जो मैंने देखी, शराबी ये दिल हो गया। आओ यार आगे आते हैं, गाना वैसे मुझे आता नहीं। बेटा फिनोफ्थिलीन के बाद आता है मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज भी एक सूचक है। ये भी दोस्तों मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, मैन मेड है, लैब में बनाया गया, ठीक है। इसका क्या सीन है बेटा जरा ध्यान से देखना। मेथाइल ऑरेंज संश्लिष्ट सूचक है, मतलब मनुष्यों द्वारा लैब में बनाया गया है। और दोस्त इसका रंग अम्ल के साथ लाल होता है और क्षार के साथ क्या होता है दोस्तों? पीला होता है। याद रखना बेटा, मेथाइल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर? लाल हो जाएगा। क्षार में डालेंगे तो पीला हो जाएगा, पीला। ये देखो पीला पीला पीला। हल्दी लगाओ रे, है ना, बन्नों का गोरा। अब क्या है गाना मेरे को याद नहीं है यार, हाँ मोए मोए हो गया ना, ठीक है सर। तो आप लोग जो है रंग में परिवर्तन करने वाले सारे सूचक को समझ गए हैं, ठीक है सर। आइए आगे आते हैं, ठीक है। मस्त सीन है। अब देखो बेटा, अब समझते हैं गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। क्या सर? गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक को समझते हैं। बेटा आपको अम्ल लेना है और क्या लेना है सर? क्षार लेना है, ठीक है। क्या लेना है मेरे दोस्त? अम्ल और क्षार लेना है। बेटा अम्ल और क्षार को प्याज पे डालना है और लौंग का तेल लेना है। क्या लेना है सर? लौंग का तेल लेना है, ठीक है। लौंग का तेल लेना है। इन दोनों में अम्ल को मिलाना है। किसको मिलाना है सर? अम्ल को मिलाना है। तो देखना क्या परिवर्तन होता है। अम्ल को भी डालना है और क्षार को भी डालना है। तो जो इनकी गंध होती है, इनकी गंध में कुछ परिवर्तन आता है। कैसे क्या होता है देखो, प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल अम्ल और क्षारों के साथ मिलकर गंध उत्पन्न करते हैं। अगर बेटा प्याज के छोटे छोटे टुकड़े और लौंग को डालेंगे, मतलब लौंग के तेल पे अम्ल को डालेंगे, तो भैया इसमें क्या होता है? कुछ गंध में परिवर्तन होता है। इसको आप एक्सपेरिमेंट का विषय है, घर पे आप प्रयोग करिएगा। क्या परिवर्तन आता है फिर कमेंट में बताइएगा। इसी गंध के आधार पे अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं, ठीक है। इसके आधार पे अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। तो ये टोटली जो है एक्सपेरिमेंट का विषय है, तो आप लोग इसको जाके चेक करिएगा, है ना, ठीक है सर। ठीक है सर, आइए आगे आते हैं। अब देखो बेटा, अभी आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? लिटमस। क्या पढ़ाया था सर? लिटमस। लिटमस पेपर दो होते हैं सर, एक आपने नीला बताया और सर आपने एक लाल बताया। लिटमस दो होते हैं, है ना। जो नीला लिटमस होता है अम्ल के साथ लाल हो जाता है, और जो लाल लिटमस होता है क्षार के साथ क्या हो जाता है सर? नीला हो जाता है। यही हमने पढ़ा, ठीक है सर। लेकिन सर ये लिटमस जो है बनता कहाँ से है? अभी आप बताए थे कि ये प्राकृतिक है, नेचर में बनता है। तो दोस्तों हमारे प्राकृतिक में एक पौधा होता है जिसका नाम है लीचन। क्या नाम है सर? लीचन। लीचन नाम का एक पौधा होता है। इस पौधे से जो है दोस्तों अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए एक सूचक का निर्माण किया जाता है, जिसे लिटमस पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिटमस पेपर। तो अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि लिटमस पेपर कौन से पौधे से बनता है, तो दोस्तों वो लीचन नाम के पौधों से बनता है, ठीक है। लिटमस ना तो अम्ल होता है दोस्तों, ना ही क्षारीय होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो लिटमस पेपर होता है ना तो वो अम्लीय होता है, ना ही वो क्षारीय होता है। हाँ, अम्ल और क्षार में अपने रंग को परिवर्तित करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आओ दोस्तों, अब यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक नई चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखी है? पढ़ के बताओ, फटाक से कमेंट कर दो यस सर। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे लिखा है अम्लों के रासायनिक गुण। बेटा देखो,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन पूछता है ना, अभिक्रियाएं पूछता है, तो वो अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं, ठीक है, लिख लेना रिएक्शन, यहीं से पूछता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनते जाओ बस, बाकी पेपर में क्वेश्चन की खोपड़ी में तुम ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे उड़ा दोगे, टेंशन न लो, तुम्हारा भाई खड़ा है, सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है सर। आओ जरा ध्यान से देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया। कहने का मतलब ये है कि हम अम्ल लेंगे और अम्ल को मेरे दोस्त धातु के साथ मिलाएंगे, ठीक है। मान लो ये बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में अम्ल भरा है, इस अम्ल में हम क्या करेंगे, धातु को लाके डालेंगे। अगर धातु को इस अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो कुछ नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है सर। पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है रासायनिक अपक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, जो 1 शॉट की वीडियो में अपलोडेड है, उसको आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है जब किसी अम्ल में धातु को मिलाते हैं। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। बेटा अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं मेरे दोस्तों, निर्माण करते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है सर। आ जाओ समझते हैं। बेटा देखो ये रहा अम्ल और ये रहा धातु, इसको जब भी मिलाएंगे तो सर ये लवण बना और क्या बना सर, हाइड्रोजन गैस। जैसे ये जिंक बेटा एक आपका धातु है, क्या सर, धातु है, ठीक है। इसको किस में मिला दिए सर, सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिए, तो सर हमारा बनेगा Zn और क्या बनेगा सर, ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक लवण है, क्या है सर, ये लवण है, और ये सर क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस है। तो बस वही हुआ ना जो यहाँ पर लिखा था, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, आयरन एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे तो सर आयरन सल्फेट बनेगा, जो एक लवण है, क्या है सर, एक लवण है, और सर ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग मिला उला रहे हैं, हाँ, इस तरह से मिलाया जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऐसे समझ लो, ये मान लो तुम्हारा अम्ल है और यहाँ पे चाचा लोग इसमें क्या डाल दिए, धातु डाल दिए, हालांकि ये द्रव डाल रहे हैं, मान लो इसमें कोई धातु मिला दिए, तो सर यहाँ पे क्या बन जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है क्या, बोलो यार। तो हमको इतना याद रखना है कि सर जो अम्ल होता है धातु के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, बेटा ज़रा ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस जस्ट 1 मिनट मुझे दो तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। टेस्ट ट्यूब कहाँ है इसमें, बताना तुम लोग। एक मान लो मैं एल्कोहल लैंप ले लेता हूँ, इसका कलर एक सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड जस्ट। अब दोस्तों देखो जरा, आपके सामने मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। मान लो दोस्तों इसमें अम्ल भरा है, क्या भरा है सर, पहले से अम्ल भरा है, ठीक है। इसमें हम इधर से धातु डाले, क्या डाले सर, धातु डाले, ठीक है, धातु को डाले, तो सर अम्ल और धातु मिल के क्या बनाएंगे सर, लवण बनाएंगे, और सर क्या बनाएंगे सर, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। कौन सी गैस बनाएंगे सर, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। अब सर यहाँ पे इस बर्तन में जैसे अम्ल और धातु को मिलाएंगे तो सर यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी सर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सर हम सूंघ कर हाइड्रोजन गैस को तो बता नहीं पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है, सर आपने बताया, हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। लेकिन सर कैसे टेस्ट करेंगे, मान लीजिए हमको टेस्ट करना हो गया, परीक्षण करना हो गया, टेस्ट करना हो गया, परीक्षण करना हो गया कि सर हम इस गैस को कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो अगर तुमको देखना है कि रिएक्शन में, अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो सर ये इसको लेके जाना, ठीक है, एक मोमबत्ती जलाना कैंडल, और यहाँ पे जहाँ पर तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहाँ पर उसको लेकर जाना, ठीक है। 1 सेकेंड दोस्तों, बोर्ड बंद हो गया है, मैं इसको चालू कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, लाइट कट गई है ना।
ओपन हो जाने दो, तब तक बताओ तुम लोग समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाक से बोलो, ठीक है? कमेंट कर दो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। बोलो बोलो बोलो, मज़ा आएगा यार अगर वीडियो को आखिरी तक देख लोगे ना भाई, यकीन मानो पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं होगा, एकदम आग लगा दोगे। समझ रहे हो ना भाई, एकदम खतरनाक तरीके से। तब तक कमेंट कर दो बढ़िया सा प्यारा सा, एकदम भौकाल मचा दो यार, भौकाल मचा दो यार, ठीक है? और यार फटाफट ओपन करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे मेरे दोस्त? ये देखो, यही बता रहे थे ना कि सर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो मोमबत्ती को जलाएंगे और जला के इसके पास ले जाएंगे। जैसे ही मोमबत्ती को जला के इसके पास ले जाएंगे, जहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो पॉपअप की चट 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 की साउंड आएगी, आवाज़ आएगी, ठीक है? अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो मोमबत्ती को जला के ले जाओगे तो चट चट पॉपअप की साउंड आएगी, ठीक है? तो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि सर हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है सर? हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है सर? सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आपने यही बताया था ना यहाँ पे कि सर अगर अम्ल जो है धातु के साथ मिलेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे परीक्षण करेंगे, वो हम अच्छे से कर लेंगे, आप टेंशन न लीजिए। अब बेटा आओ थोड़ा सा और आगे आते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखो, धातु कार्बोनेट तथा क्या हो रहा है मेरे साथ मेरे दोस्त? देखो, धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया, यानी कि मेरे दोस्त अब क्या होने वाला है, जो आपका अम्ल है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने वाला है। किसके साथ दोस्त? धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। प्यारे दोस्तों, धातु कार्बोनेट क्या होता है सर? जैसे Na2CO3 है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जो सोडियम है धातु है, इसलिए इसको धातु कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है ना बेटा? देखो पहली रिएक्शन देखते हैं, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। फिर से देखना बच्चों, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर लवण और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। जैसे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, ये एक धातु कार्बोनेट है। क्या है दोस्तों? धातु कार्बोनेट है। HCl एक अम्ल है, इसके साथ मिला दिए तो क्या बना सर? NaCl बना। NaCl क्या है सर? एक लवण है। और क्या बना सर? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना। और क्या बना बच्चों? जल H2O बना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सर? इसको आपको याद करना है, ठीक है बच्चों? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, इसको याद करना है ना। यहाँ पर दो क्यों लगा है? दो क्यों लगा? क्योंकि सर संतुलित किया गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? पिछली क्लास में यानी कि चैप्टर 1 में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चों? ठीक है सर, आइए आगे आते हैं बेटा। फिर यहीं पे धातु बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, धातु बाइकार्बोनेट क्या होता है सर? जैसे NaHCO3 है, NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं सर? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, ये इसको धातु बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो जब धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ मिलेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। उतनी ही चीज बनेगा जितना इसमें बना है, ठीक है? तो ये रहा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल HCl है, इसके साथ मिला तो लवण बना NaCl, CO2 गैस और H2O बना। ये बनना ही है, ठीक है? इसको आपको याद करना है, कितनी चीज़ें बनने वाली हैं। क्लियर है सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर से देखना, अब यहाँ पे क्या है? क्षार की अपक्रिया, यानी कि सर दोस्तों हम लोग अम्ल की अपक्रिया तो देख लिए, अब किसकी देखेंगे सर? क्षार की अपक्रिया देखेंगे, ठीक है? अम्ल में उतना ही देखना था। अब दोस्तों देखिएगा फिर से, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ। किसके साथ दोस्तों? क्षार के साथ। प्यारे दोस्तों, अम्ल जो होता है क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है? जब भी अम्ल को
मेरे दोस्तों ये देखो यहाँ लिखा तो है, अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा। जैसे NaOH क्या है सर, क्षार है, HCl क्या है सर, अम्ल है। इन दोनों को मिलाएंगे तो सर NaCl बनेगा। क्या बनेगा सर, NaCl, जिसको क्या बोलते हैं सर, लवण बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और सर क्या बनेगा, जल बनेगा। दोस्तों जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो याद रखना यहाँ पे हमारी इस छोटी सी बात को। सर बात क्या है, बात कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा कर कमाल हाँ कि मैं तेरा हो जाऊं। देखो बेटा ध्यान से देखना, अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे पेपर में पूछे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो सर अम्ल क्षार मिल के लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH है और सर क्या है, HCl है। ये सर क्षार है और ये अम्ल है, दोनों मिल के क्या बनाएंगे सर, लवण बनाएंगे, NaCl बनाएंगे और सर H2O बनाएंगे। लवण और जल बनाए ना, तो यह अपक्रिया जो है उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रल हो गया। अम्ल क्षार क्या हो गया सर, न्यूट्रल हो गया। पहले अम्ल होने का घमंड करता था, क्षार होने का घमंड करता था, लेकिन अब दोनों मिलके ना अम्ल रहे ना क्षार रहे, लवण हो गए, खत्म। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। बोलो, कमेंट कर दो सारे लोग, क्या इतनी बात सब लोग समझ रहे हो? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर ये सारी बातें हमको समझ में आ रही है। अरे बोलो यार, मेरे भाई मेरे बहन हैं, सारे लोग समझ गए बहुत अच्छे से। आ जाओ फिर, अगर इतना तुम समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे हो फिर, है ना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल समझ गए अम्ल क्षार का। ठीक है सर, जैसे देखो दूसरा क्षार है, ये भी अम्ल है ना, ये KCl बना दिया, लवण बन गया, और सर ये क्या बन गया सर, जल बन गया। ये भी एक उदासीनीकरण ही अपक्रिया है ना। ठीक है, तो बेसिकली हमको इतना याद रखना है, अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, और ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे अभी आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है सर, अब देखो बेटा, अगला रिएक्शन है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। यानी कि सर अब जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा। ठीक है, किसके साथ अपक्रिया करेगा दोस्त, धातु ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो बेटा देखो, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल जो है अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है सर, लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है सर, ये रहा धातु ऑक्साइड। अच्छा, धातु ऑक्साइड क्या होता है बेटा, देखो धातु ऑक्साइड, सर धातु ऑक्साइड का मतलब हो ये होता है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो उसको धातु ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे NaO या CuO ले लो, Cu भी तो धातु है ना, ऑक्सीजन के साथ मिल गई तो ये धातु ऑक्साइड हो गई, और धातु का नाम कॉपर है इसलिए इसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा सर लवण बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाया, ये एक लवण है, और क्या बना सर, जल बना। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर से देखो, जैसे Na2O, ये भी क्या है आपका सर, धातु ऑक्साइड है। ठीक, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। ये भी अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का मतलब है सर नाइट्रिक अम्ल, इसके साथ अपक्रिया किया तो सर सोडियम नाइट्रेट बनाया, NaNO3 बनाया, और क्या बनाया सर, जल बनाया। ठीक है, जल बनाया, ये भी लवण है और ये सर क्या है, जल है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जब अम्ल क्षार अपक्रिया किए थे तब जाके लवण और जल बना था, और दोस्तों यहाँ पर धातु ऑक्साइड और अम्ल भी अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। दोस्तों क्षार अम्ल मिलते हैं तब लवण जल बनता है ना, तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड भी अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं, अब पेपर में आपसे पूछेगा
सर धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो सर इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है सर? क्षारीय होती है। ठीक है, याद रखना, पेपर में छपेगा ये प्रश्न, याद रखना भैया, बीच बीच से भी सवाल आएगा, टेंशन नहीं लेने का। इतनी बात सारे बच्चे समझ गए हैं। आइए थोड़ा आगे आते हैं दोस्त, अम्ल की क्रिया धातु सल्फाइड के साथ देखते हैं। सर अम्ल की क्रिया किसके साथ देखनी है? धातु सल्फाइड के साथ। तो देखना बेटा, ये आपका अम्ल है धातु सल्फाइड FeS, इसका नाम है आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो अब इसके साथ अब क्रिया करेगा तो सर लवण बनाएगा। क्या बनाएगा सर? लवण। और सर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। क्या बनाया सर? हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो यहाँ पर लिखा भी है धातु ऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड होना चाहिए ना, धातु सल्फाइड है ना, यहाँ लिख लो सल्फाइड, प्रिंटिंग मिस्टेक। धातु सल्फाइड के साथ अब क्रिया करके क्या लिखा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। सीधे सीधे बच्चों आप हमारी बात को समझो, जो अम्ल होता है, इसको छोड़ो, इधर देखो, अगली रिएक्शन है दोस्तों अम्लों की धातु सल्फाइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है। अम्ल धातु सल्फाइड के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का निर्माण करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ लवण भी बनता है। क्या बनता है सर? लवण भी बनता है। देखो ये रहा आपका धातु सल्फाइड जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया किया तो लवण बना। क्या बना सर? लवण बना। और दोस्तों ये क्या है सर? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। क्या है सर? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। आपसे पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में कहेगा कि सर जो अम्ल है धातु सल्फाइड के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है या कौन सा पदार्थ बनाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। और सर इसके साथ साथ आयरन सल्फेट का लवण बनता है। क्या बनता है सर? आयरन सल्फेट का लवण बनता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बात समझ गए हैं सर? आओ अब थोड़ा आगे आते हैं। बेटा अम्ल के सारे रासायनिक गुण हमने पढ़ लिया, कि जितनी भी अपक्रियाएं थी हमने पढ़ ली बहुत अच्छे से। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, एक बार जो लिखे हो इसको याद भी करना। ठीक है, अब आइए थोड़ा और आगे आते हैं। बेटा अब क्षार के बारे में समझते हैं, क्षारों की धातुओं के साथ अपक्रिया। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दोस्त क्षार धातु मिले लवण और हाइड्रोजन गैस बने। ये रहा आपका क्षार, ये रहा धातु। ठीक है सर, बना ये लवण। क्या है सर? ये लवण। लवण का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। दोस्तों पेपर में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में कहेगा सोडियम जिंकेट का सूत्र है तो Na2ZnO2, इस सूत्र को भी याद रखेंगे। ठीक है, और इस सर ये रही आपकी हाइड्रोजन गैस। अच्छा, जिस प्रकार हमने अम्ल में हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया था, टेस्ट किया था, और कैंडल ले जाके, मोमबत्ती ले जाके तो पॉपअप यानी कि चट चट की आवाज़ आई थी, वैसे यहाँ पर भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट या परीक्षण कर लेंगे। ठीक है सर, दूसरी धातु है ना, ये भी क्षार है ना, जल के साथ मिलकर अपक्रिया किए तो क्या बनाए सर? सोडियम एल्यूमिनेट बनाए। ये भी आपका लवण है। बेटा सोडियम एल्यूमिनेट का भी सूत्र याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये सर हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से इन अपक्रियाओं को आपको याद करना है कि क्षार धातु के साथ मिलकर क्या बना रही है, अम्ल धातु के साथ मिलकर क्या बना रही है। ठीक है सर, आइए आगे आते हैं। प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान से देखेंगे अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया। ठीक है, अभी तक क्षार धातु के साथ मिला, अब अम्ल के साथ मिलेगा। दोस्तों फिर से वही, क्षार अम्ल के साथ मिले चाहे अम्ल क्षार के साथ मिले, बनना तो वही है, लवण और जल। खरबूजा चाहे चाकू पे गिरे चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना किसको है मेरे दोस्त? खरबूजे को ही कटना है। अच्छा सर, बात तो सही है। अब देखो ये रहा आपका NaOH क्षार है और ये रहा अम्ल। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल मिलाएंगे, बनाएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं, अभी आप बताए थे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ये भी है। आइए दोस्तों आगे आते हैं। अब बेटा देखो क्षार की लवण के साथ अपक्रिया। बेटा जो क्षार होते हैं धातु लवणों से क्रिया करके आघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब इसको देखो बेटा, ये है आपका लवण ZnSO4, ये रहा क्षार। क्षार लवण के साथ मिलेगा तो सर सोडियम सल्फेट बनाया, एक प्रकार का ये भी लवण ही है। और क्या बनाया सर? जिंक हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी कि धातु हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया सर? धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह ये भी सर एक क्षार है
सॉरी ये लवण है और सर ये क्या है, क्षार है। लवण और क्षार मिल गए तो क्या बना लिया सर, लवण और धातु हाइड्रोक्साइड बनाया। नाम सबका याद रखेंगे और इन रासायनिक अपक्रियाओं को भी आपको पढ़ना है और समझना है और दोस्तों याद करना है, ठीक है। इसको सिर्फ याद करना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। आइए आगे आते हैं प्यारे बच्चों। अब देखना क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, यानी कि क्षार जो है अधातु ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अब सर ये अधातु ऑक्साइड क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को अधातु ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अधातु ऑक्साइड बोलते हैं। सर इसको अधातु ऑक्साइड क्यों बोले, क्योंकि बेटा कार्बन जो है एक अधातु है, क्या सर, अधातु है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिला है, इसलिए इसके कॉम्बिनेशन को बोला गया अधातु ऑक्साइड। क्या बोला गया सर, अधातु ऑक्साइड। तो जो हमारा क्षार है अधातु ऑक्साइड के साथ मिलके लवण बनाया और सर क्या बनाया सर, जल बनाया। बोलो यार, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बोलो बोलो, बहुत तेजी में पढ़ा दिए क्या, फटाक से कमेंट कर दो, यस सर यस सर यस सर यस सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, एकदम क्लियरली, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, इसको आप लोग समझिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, है ना, ठीक है दोस्तों। बोलो बोलो बोलो। तो उम्मीद है कि मेरे बच्चों आप समझ पाए होंगे, है ना। तो आइए आगे आते हैं और बहुत आराम से इसको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का प्रश्न आपके सामने दिया है। अब ये प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाएं हैं। तो इस प्रश्न को समझते हैं मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के छल्लों, आ जाओ बेटा। आपके सामने लिखा है एक बढ़िया सा, देखो, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना। यहाँ पे कुछ और ही लिखा है, वही लिखा है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना है और उसी विश्वास के साथ आपको मेहनत करना है, अपने टीचर पे विश्वास करना है, अपने इस भाई पे विश्वास करना है और पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या लिखा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। बेटा जो पुरानिया लोग होते थे, पुराने लोग, पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ यानी कि दही वगैरह जो होती थी उसको नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे, आइए उसके लॉजिक को समझते हैं। बेटा जो पीतल और तांबा होता है वो एक प्रकार की धातु है। क्या है मेरे दोस्त, धातु है, वो मेटल है। और मेरे दोस्त जो खट्टे पदार्थ होते हैं, दही होती है। और अब तुम मुझे बता दो मेरे जिगर के छल्ले, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है। अरे सर खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। अरे क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो बेटा आपको पता है जो अम्ल होता है धातु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, है ना। सारे बच्चे जानते हैं कि सर जो अम्ल है धातु के साथ अपक्रिया करके पदार्थ बनाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्माण करेगा, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग उसमें नहीं रखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना इसको, दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल धातु से साथ अपक्रिया करके, ठीक है, अम्ल जो होता है धातु के साथ तेजी से क्या कर लेता है मेरे दोस्तों, अपक्रिया कर लेता है। यदि हम दही एवं खट्टे पदार्थ को धातुओं के बर्तनों में रखते हैं तो धातुओं से क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं और हमें नहीं रखना चाहिए। उत्तर बता लोगे ना, बहुत ही आसान है, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। अब फटाक से एक प्यारा सा कमेंट कर दो अगर आपको समझ में आ गया है तो, अच्छे से कमेंट कर दो, ठीक है मेरे दोस्त। फिर हम आगे आते हैं, ठीक है मेरे जिगर के छल्लों, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आते हैं। बेटा देखो इसी प्रकार आपके सामने और क्वेश्चन लिखा है। बेटा जैसे एक क्रिकेटर होता है, अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है। अगर बेटा आपको पेपर में टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देख रहे हो ये बच्चा तो नहीं है दौड़ रहा है, ये बबुआ देखो दौड़ रहा है, एकदम एकदम तैयार है, रेल देगा ऐसे, ठीक है। वैसे आपको भी पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है।
बेटा देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, निम्न अपक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए फिर संतुलित कीजिए। बेटा देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बेटा देखो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है, मतलब जिंक Zn के साथ अपक्रिया करता है। अब सबको पता है कि अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके लवण और क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन गैस, ZnSO4 बनेगा और क्या बनेगा सर, H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बोलो यार कर लोगे, संतुलित सब लोग अपना करिएगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, संतुलित करना पिछले चैप्टर में मैंने सिखाया था। फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, सर HCl है, मैग्नीशियम पट्टी Mg है, इसके साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा सर, लवण बनाएगा MgCl2 और क्या बनाएगा सर, बोलो 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 सर, H2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अरे बोलो यार क्या बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है सर। अगला दिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। तो बेटा ये सब आप खुद से लिखिएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, जैसे एक बारी मुझे इस पूरे चैप्टर को सही से परिभाषा वगैरह पढ़ा लेने दो, उसके बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 हर चैप्टर का अलग अलग एनसीईआरटी क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैं अलग से लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है, इसको प्रयास करिएगा। आइए अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, अगला टॉपिक दिया है, क्वेश्चन ये भी है, क्या दिया सर, अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होते हैं। फिर से पढ़ना, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, परिभाषा वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आग लगा देना है बेटा, आग लगा देना, एकदम से मार देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो अम्ल व क्षार के जलीय विलयन में आयनीकृत होकर, फिर से देखो अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनीकृत होकर धन आयन व ऋण आयन में टूट जाते हैं। इन्हीं आयनों के उपस्थिति के कारण अम्लीय या क्षारीय विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। बेटा सुचालक का मतलब ये है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। प्यारे बच्चों सुनो हमारी बात को, मान लो ये बर्तन है, ठीक है, इधर देखो ये बर्तन है, आपके सामने ये बर्तन है ना। प्यारे बच्चों इस बर्तन में अम्ल है, क्या है दोस्तों, अम्ल है, ठीक है, इसमें अम्ल है। जैसे मान लो हमने HCl ले लिया, HCl आपका अम्ल है ना, हाँ सर अम्ल है ये तो। इसमें क्या ले लो, पानी ले लो, H2O ले लो, है ना, H2O दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है, H2O ले लो। जब अम्ल और पानी का विलयन लेंगे ना तो इसमें क्या होगा, अम्ल अपने आयन में टूट जाएगा, H+ में टूट जाएगा Cl- में। अगर यहाँ पे क्षार लेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्षार लेंगे, जैसे NaOH लेंगे, NaOH को लेंगे तो दोस्तों ये भी अपने आयन में टूट जाएगा, Na+ में OH- में। तो जिस विलयन में धन आयन और ऋण आयन होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। जिस विलयन में आयन्स होंगे, धन आयन ऋण आयन, वहाँ पर विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती है। इसीलिए अम्ल या क्षार के जलीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सुचालक होते हैं। बोलो यार क्या इतनी बात समझ में आई, अगर ना आया हो तो एक बार फिर से पीछे करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए आगे आते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह अब आपको समझना है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। सर ये प्रबल अम्ल क्या होता है, इसको मैं पेज लेके समझाता हूँ दोस्तों। जो अम्ल होता है एसिड और जो बेस होता है क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार। बेटा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रबल अम्ल, क्या होता है सर, प्रबल अम्ल, और मेरे दोस्त एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त इंग्लिश में, स्ट्रॉन्ग एसिड, और सर इसको क्या बोलेंगे, हाँ वीक एसिड, ठीक है। एसिड दो टाइप के होते हैं। इसी तरह आपका क्षार भी होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, तो बेटा देखना ध्यान से। मान लो ये तुम्हारा बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में अम्ल है, क्या है सर, अम्ल है, और इसमें हमने पानी ले लिया, अम्ल और पानी है, ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, अम्ल और पानी है, ठीक है सर। ये रहा HCl और ये रहा हमारा H2O, अम्ल और पानी का मिक्सचर है। इन दोनों मिक्सचर को अगर घोलेंगे तो यहाँ पर H+ आएगा, क्या आएगा सर, H+ आएगा, क्या आएगा सर, H+ आएगा। तो जिस अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन ज़्यादा होते हैं, जिस अम्ल के जलीय विलयन में
H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं वो प्रबल अम्ल होता है। क्या है, क्या होता है मेरे दोस्त? प्रबल अम्ल होता है। और जिस अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयन की संख्या कम होती है वो दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? दुर्बल अम्ल होता है। इतनी बात समझ रहे हैं सर? बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है सर, क्लियर? ठीक है सर। जैसे मान लो ये वाला बर्तन है, इसमें हमने क्या लिया? अम्ल लिया और पानी लिया, अम्ल और पानी को लिया, तो सर दोस्तों यहाँ पर जो है H प्लस आयन की संख्या कम हो गई। H प्लस आयन की संख्या क्या हो गई सर? कम हो गई। अगर H प्लस आयन की संख्या कम है तो वो दुर्बल अम्ल है, अगर H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा है तो प्रबल अम्ल है। क्या है सर? प्रबल अम्ल है। अब जरा इधर देखो क्या लिखा है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत होते हैं। अबे पूरी तरह से आयनीकृत होने का मतलब ये है कि उनमें हाइड्रोनियम आयन बोलो या H प्लस बोलो। अरे सही है क्या? हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है H3O प्लस या फिर H प्लस बोलो। H प्लस आयन की संख्या जिसमें अधिक होगी दोस्तों उसे प्रबल अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? प्रबल अम्ल बोलेंगे। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। अरे कैसे अम्ल होते हैं सर? प्रबल अम्ल होते हैं। अगर इनमें हम उंगली डालेंगे ना तो उंगलियां बिल्कुल जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो अम्ल बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? खतरनाक होता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल समझ पाए सर? ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अम्ल कहीं पर भी दिखाई दे खतरनाक वाला तो उससे दूर रहने का, जैसे HCl है, HNO3, H2SO4 है, ठीक है सर। अच्छा सर, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? सर दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? सर वे अम्ल जो अच्छे से H प्लस आयन नहीं देते हैं, अच्छे से H प्लस आयन नहीं देते हैं, ठीक है। और अम्ल H प्लस आयन कब देते हैं? जब पानी में डालते हैं। तो जैसे सिरका है बेटवा, सिरका है ना CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक एसिड। सिरका हम लोग खाते हैं तो ऐसा थोड़ा होता है कि हम जल जाते हैं। बोलो यार, टमाटर खाते हो, इमली खाते हो, सब में अम्ल होता है ना, वो सब दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं सर? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। इनमें H प्लस आयन की संख्या क्या होती है? H प्लस आयन की संख्या क्या होती है दोस्तों? कम होती है, इसलिए इन्हें दुर्बल अम्ल बोलते हैं, ठीक है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन कम होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल बोलेंगे, ठीक है सर। उदाहरण के तौर पे ये सब लिखे हैं, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार पढ़ लिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़ लिए। दोस्तों यहाँ पर क्षार के बारे में भी जान लो। जो क्षार होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्रबल होता है और एक दुर्बल होता है। अब सर ये प्रबल क्षार क्या है और सर ये दुर्बल क्षार क्या है, इसको अच्छे से जान लो। सर प्रबल क्षार वे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन अच्छे से देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है बर्तन, इसमें NaOH है, ये एक क्षार है, ठीक है। इसमें हमने पानी लिया, पानी को जब इसमें लेंगे बेटा तो इसमें OH माइनस आयन की संख्या अधिक होगी। क्या होगी सर? OH माइनस आयन की संख्या अधिक होगी। किसके तुलना में? दुर्बल वाले की तुलना में। दुर्बल वाले में देखो, मान लो यहाँ पे आपका क्षार है और पानी है, दोनों का मिक्सचर है, तो यहाँ पर जो OH माइनस आयन की संख्या आएगी वो कम आएगी। किससे कम होगी सर? प्रबल वाले से। प्रबल क्षार में OH माइनस आयन की संख्या अधिक होती है और दुर्बल क्षार में OH माइनस आयन की संख्या कम होती है। कमेंट कर दो, क्या इतनी बात तुम समझ पाए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, इतनी बात हम समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है सर, क्लियर है सर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। अब उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है पीएच स्केल। क्या है दोस्तों? पीएच स्केल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके पेपर में। इसको पीएच स्केल बोलते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब इसका काम क्या होता है, सब कुछ एवरीथिंग समझने वाले हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, अभी के लिए आपको ध्यान देना है, मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा इधर देखो दोस्तों। हमने अभी तक पढ़ा एसिड के बारे में और बेस के बारे में। एसिड को हमने दोस्तों अम्ल बोला और बेस को दोस्तों हमने क्षार बोला। अभी आपने देखा था कि अम्ल दो टाइप के थे, एक था प्रबल अम्ल और सर एक था दुर्बल अम्ल, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपके क्षार भी थे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार हमने किसको बोला था? जिसमें H प्लस आयन की संख्या अधिक थी। मतलब किसी अम्ल को हम पानी में डालेंगे, ठीक है,
तो जिसमें H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा होगी उसे हम क्या बोले थे सर? प्रबल अम्ल बोले थे। दुर्बल अम्ल किसको बोले थे? जिसमें H प्लस आयन की संख्या कम थी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी अम्ल को हम पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन की संख्या कम होती है तो उसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोले थे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमने आपको बताया है कि जो क्षार होते हैं, प्रबल क्षार कौन क्षार होते हैं सर? ऐसे क्षार जिनको पानी में डालने पर इनमें OH माइनस आयन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। और दुर्बल क्षार कौन से क्षार होते हैं सर? जिनमें OH माइनस आयन की संख्या क्या होती है सर? कम होती है, यानी कि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़े हो सर। अगर हमें अब अम्ल और क्षार मिलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे प्रबल है कि दुर्बल है? बोलिए। तो उसके लिए दोस्तों एक स्केल बनाई गई जिसको बोला गया पीएच स्केल। पीएच स्केल से क्या होगा? मान लो इस बर्तन में अम्ल है, इस बर्तन में क्षार है, तो इससे आप तुरंत बता देंगे प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। यानी कि सर हम लोग जो है अम्ल या क्षार की प्रबलता है ना, प्रबलता को मापने के लिए ठीक है पीएच स्केल का प्रयोग, ठीक है दोस्त, प्रयोग करते हैं। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि कोई अम्ल कितना अम्लीय है, ठीक है, कोई अम्ल प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, कोई क्षार प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए मेरे दोस्त हम किसका यूज करते हैं सर? पीएच स्केल का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब बेटा देखो पीएच स्केल में क्या होता है, जैसे अभी देखो यहाँ ई अपनी लंबाई नाप रही है ना, ये यहाँ खड़ी होके सुंदर सी कन्या, ठीक है दोस्त, समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही हम अम्ल की स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, कोई अम्ल कितना प्रबल है कितना दुर्बल है। तो अब देखो यार, थोड़ा सा मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो आपकी पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल बेटा इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है सर? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, या फिर कुछ किताबों में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा रहता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों नाम याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलना या तो फिर आप पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलना, ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो पीएच स्केल है इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अरे बोलो यार, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए जरा ध्यान से देखिएगा इन सभी चीज़ों को, यहाँ पे जो लिखा है इसको अच्छे से पढ़ते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाई गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल पी सूचक होता है। पी का मतलब होता है दोस्तों पुषांश, है ना, जिसको पोटेंज बोलते हैं, जिसका अर्थ जर्मन शब्द में क्या होता है? जर्मन शब्द में इसका अर्थ होता है दोस्तों शक्ति। क्या होता है सर? शक्ति। ठीक है, ये पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और मेरे दोस्तों अभी इस फार्मूले पे आ रहे हैं, इतनी बात समझ में जितना मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है सर, अब देखो पीएच स्केल में होता क्या है मेरे दोस्तों? पीएच स्केल में मेरे दोस्तों पीएच स्केल में, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मेरे दोस्तों पीएच स्केल में क्या होता है, ध्यान से देखना, 0 से लेके 14 तक नंबर पड़े होते हैं। ठीक है, कितने से सर? 0 से लेके 14 तक नंबर पड़े होते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल स्केल होती है, देखे हो ना, वैसे ही होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 0 से लेके 14 तक नंबर पड़े होते हैं। मेरे दोस्तों अगर किसी का पीएच मान 7 आ गया, क्या आ गया सर? 7 आ गया। जैसे ये अगर किसी का पीएच मान 7 आ गया, समझ लो कि ना तो वो अम्ल है ना ही वो क्षार है, वो उदासीन है। क्या है सर? उदासीन है। ठीक है, आप देखो भाई, ये आपकी स्केल है। ठीक, इस तरह से स्केल है और इस बर्तन में आपका अम्ल या क्षार है। इस स्केल को इसमें डालोगे, इस स्केल को इसमें डालोगे, तो अगर वैल्यू 7 आ गई, तो फिर ना वो अम्ल है ना वो क्षार है, वो उदासीन है।
जैसे बुखार, अभी टेम्परेचर मापते हो कि नहीं मापते हो? बुखार में लगाते हो ना, तो उसमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है कि नहीं होता? वैसे ही इसमें भी कांटा लगा रहेगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है सर। अगर सर 0 से लेके 7 के बीच में है तो हमारा पदार्थ कैसा होगा सर? अम्लीय होगा। क्या होगा सर? अम्लीय होगा। और मेरे दोस्त 7 से लेके 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा सर? क्षारीय होगा। इतनी बात तो समझ में आई सर। इतना चीज़ तो हम लोग पता कर लेते लिटमस पेपर से, क्या ज़रूरत थी स्केल बनाने की? अरे रुको ज़रा, सब्र करो। स्केल से फ़ायदा ये हुआ कि अभी आपको पता चल जाएगा कि सर प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अम्ल में भी प्रबल और दुर्बल होता है। तो इसको जानने के लिए क्या करना है दोस्तों? जितना पीएच मान, देखो 0 से लेके 7 तक, यानी कि 0 से लेके 6 होगा तो वो अम्लीय होगा। ठीक है। अगर मैं कह दूँ पीएच मान किसी पदार्थ का, कोई ए पदार्थ है उसका पीएच मान 4 है, कोई बी पदार्थ है उसका पीएच मान जो है 5 है, तो सर ये कैसा होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? सर ये दोनों अम्ल होंगे। क्या होंगे सर? दोनों अम्ल होंगे। लेकिन अब कौन इसमें प्रबल अम्ल होगा, कौन दुर्बल अम्ल होगा, इसको जानना है। तो बेटा जितना पीएच मान कम होगा, जितना इधर आओगे, जितना पीएच मान कम होगा, ठीक है, जितना पीएच कम होगा, ठीक है दोस्त, कम होगा, वो उतना प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा सर? वो उतना प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? यानी कि पीएच वैल्यू कम किसकी है? 4 की, तो ये वाला प्रबल अम्ल है। कैसा है सर? प्रबल अम्ल है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से देखना बैक करके अगर समझ में ना आया हो तो। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है सर? क्षार है। तो जितना ज़्यादा अधिक मान होगा क्षार वाले में, देखो जितना पीएच अधिक होगा उतना प्रबल क्षार होगा। क्या होगा सर? उतना ही प्रबल क्षार होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्त। देखो अगर किसी का पीएच मान 8 है और किसी का पीएच मान 10 है, ठीक है, मान लो कोई ए पदार्थ है, ए पदार्थ का पीएच मान 8 है और कोई बी पदार्थ है इसका पीएच मान 10 है, तो बेटा दोनों हैं तो क्षार ही, लेकिन प्रबल क्षार कौन होगा? जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। क्षार में उल्टा होता है। ठीक है, ये प्रबल क्षार होगा। इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा सर? दुर्बल होगा। ठीक है, इसके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दुर्बल होगा। बात समझ में आई? प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल पहचान लोगे ना अच्छे तरीके से पीएच स्केल से। तो यही दोस्तों आपकी पीएच स्केल है। इतना बात आपको याद रखना है फटाक से। ठीक है, समझ लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो सभी लोग अच्छा सा। ठीक है, और ना समझ में आया तो एक बार बैक करके फिर से देख लेना। अब बेटा देखो, अब जो है ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा पीएच के लिए कुछ न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं। न्यूमेरिकल मतलब सवाल, है ना, आपके बुक में दिया है। तो न्यूमेरिकल मतलब होता है बच्चों सवाल, और सवाल लगाना है तो इसको आपको फार्मूला देखना है। पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस में लॉग बेस 10 एच प्लस आयन की सांद्रता। ये क्या है सर? एच प्लस आयन की सांद्रता। पीएच निकालने का ये सूत्र होता है। इसके ऊपर प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस में जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, इसके बाद आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मतलब चैप्टर 1 के चैप्टर 2 के अलग अलग वन शॉट होगा, सारे क्वेश्चन उसमें अलग से करेंगे। ठीक है, अभी के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अच्छे से। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई सर अच्छे से? ठीक है, आ जाओ तुम लोग, अब यहीं पे नज़र मत गड़ाए रहना, थोड़ा सा आगे भी आना, है ना। ठीक है सर, पीएच स्केल को बहुत अच्छे से समझ गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो, जो पीएच स्केल है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है भैया पीएच का। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू यानी कि अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ गई तो हम लोग संकट में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अब जरा ध्यान से देखना, अब हमको समझना है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो बेटा देखो, अम्लीयता है ना या क्षारीयता की जानकारी होने पर हम दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सकते हैं। अगर भाई हमें ये पता चल जाए किस पदार्थ में कितना अम्ल है, किस पदार्थ में कितना क्षार है, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जीवन जीने में। ज़रा ध्यान से देखो कैसे। बेटा पहला, उदर में अम्लीयता। उदर का मतलब होता है पेट। क्या है दोस्तों? पेट। पेट में हम सभी के गैस बनती है, बोलो हाँ या ना। कब गैस बनती है? जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो गैस बनती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मेरे दोस्तों अब समझिएगा हमारी बात को। हमारे पेट में खाना अगर डाइजेस्ट होता है तो उस खाना को डाइजेस्ट करवाने के लिए एक अम्ल है, उस अम्ल का नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में बच्चों HCl बनता है
तभी जाके हमारा खाना क्या होता है दोस्तों, पचता है। ठीक है, खाना पचता है तभी जब HCl होता है, जिसे जठर रस बोलते हैं। यही रस है, यही अम्ल है जिसकी वजह से खाना पचता है। अगर क्या होगा दोस्तों, अगर हमारे पेट में ज़्यादा अम्ल हो जाए तो, अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि pH वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, साइंस की पढ़ी लिखी भाषा में क्या बोलेंगे, pH वैल्यू बढ़ गई, यानी कि अम्ल बढ़ गया हमारे पेट में, ठीक है, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, संकट हो जाएगी। दोस्तों इस शिकायत में, है ना, इसकी शिकायत होने पर उधर यानी कि पेट में जलन व दर्द का अनुभव होता है। अब बताओ यार, अगर गैस बन जाती है तो पेट में जलन और दर्द तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। इस समय हमारे पेट में जठर रस यानी कि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए एंट एसिड अर्थात दुर्बल क्षार जैसे MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग करते हैं। अब हमारी बात को सुनो बेटा, अगर हमारे पेट में गैस बन गई है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो लाते हैं। क्या लाते हैं सर, इनो, ठीक है, इनो लाते हैं। तो इनो घोल के पीते हैं। बेटा अगर हमारे पेट में अम्ल बढ़ा है, क्या बढ़ा है सर, अम्ल बढ़ा है, अगर हमारे पेट में अम्ल बढ़ा है तो इसको हमको उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं सर, क्षार का यूज करते हैं। जैसे अम्ल क्षार मिल जाएगा तो सर ये लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, लवण, यानी कि उदासीन हो जाएगा और सर जल बना लेगा। समझ रहे हो कि नहीं, अम्ल क्षार मिलके, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जब हमारे पेट में गैस बनती है तो हम लोग इनो पीते हैं। इनो क्या होता है सर, बहुत ही दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार है एक प्रकार का। वो क्षार हमारे पेट में जाता है, अम्ल से मिलके लवण बना लेता है और जल बना लेता है, जिससे हमें पेट में राहत मिलती है। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग यूज करते हैं, ये है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये भी दुर्बल क्षार है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, जिसे एंटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे आते हैं बेटा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है दोस्तों, एसिड रेन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एसिड रेन। सर ये एसिड रेन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझो हमारी बात को। एसिड रेन का मतलब है क्या, प्यारे बच्चों देखो, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, हाय क्यूट बेबी है। इधर देखो बढ़िया क्या झीलें वगैरह हैं, क्या ही दिन है, मज़ा आ गया देख के, तस्वीर को देख के एकदम मज़ा आ गया। अब सभी लोग हमारी बात को समझना, ठीक है बेटा, हम सभी लोग इतना ज़्यादा पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, दिन पे दिन क्या हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, है ना, व्हीकल्स जो मोटरसाइकिल हैं इसका यूज कर रहे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कई सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी मनुष्य जो है प्रदूषण को फैला रहे हैं, प्रदूषण को फैला रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रदूषण फैलाएंगे उसमें बहुत सारी गैसें होंगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। इस तरह से बहुत सारी गैसें हम लोग फैला रहे हैं वातावरण में। बेटा हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में इस तरह से बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है, मौजूद होती हैं। अब देखो अम्ल वर्षा क्या होता है, इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आई। जब इंद्र भगवान पानी को बरसाते हैं, भेजते हैं, तो बेटा वो पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। समझ रहे हो कि नहीं, आरओ के पानी से भी ज़्यादा शुद्ध होता है, ऐसे मान के चलो, बहुत शुद्ध पानी होता है। इंद्र भगवान शुद्ध पानी बरसा रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य जो हैं गंदगी फैलाए पड़े हैं, पूरे वातावरण में धुआं धुएं हैं, इस तरह की बहुत सारी गैसें हैं। तो जब पानी बेटा हमारे वातावरण में आता है, ठीक है, इंद्र भगवान पानी भेजे, साफ साफ हमारे वातावरण में पानी आया, तो इन गैसों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है सर, अभिक्रिया कर लेता है, ऊपर ही अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया करके वो अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है सर, अम्ल बना लेता है। जैसे सर H2SO4 बना लिया, ठीक है, HNO3 बना लिया, HCl बना लिया, इस तरह की कई सारे अम्लों का निर्माण कर लेता है ऊपर ही, वायुमंडल में ही, ठीक है, ठीक है। अब वो पानी जो अम्ल बन चुका है नीचे आएगा, ठीक है सर, नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा सर। जब वो पानी नीचे आएगा तो पेड़ पौधे जीव जंतु पे पड़ेगा। देखो इस तरह से पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब देखो ये नदी है, झीलें हैं, यहाँ पर भी इसमें मछली वगैरह होती हैं, इन सब पे पड़ेगा अम्ल वाला पानी, अम्ल की वर्षा पड़ेगी, तो बेटा वो नुकसान नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। करेगी कि नहीं करेगी सर, बहुत ज़्यादा करेगी। इसीलिए आप लोग देखेंगे तो जो ताजमहल का कलर है वो धीरे धीरे उजड़ता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारा फैक्ट्रियाँ होती हैं शहर वगैरह में, बहुत सारी गैसें होंगी, अगर गैसों की मात्रा ज़्यादा होगी तो अम्ल वर्षा खतरनाक तरीके से होगी,
तो फिर वो प्रभावित करेगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। दोस्तों लिखा है वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों यानी कि प्रदूषण के कारण, ये कारण लिखा है, ठीक है, प्रदूषण के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगी है। पीएच वैल्यू क्या हो रही है सर? कम हो रही है। जितना पीएच वैल्यू कम होगी सर अम्लीय वर्षा मानी जाएगी। ठीक है सर, इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल करेगा सर। इस प्रकार इससे फसल जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। प्रदूषकों पर नियंत्रण रख अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों कुल मिला के हमारा पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। और एक चीज़ याद रखिए, अगर अम्ल वर्षा पे कंट्रोल पाना है तो सबसे पहली चीज़ पेड़ पौधों को कम काटिए। ठीक है, काटिए ही नहीं, बिल्कुल भी मत काटिए। और दूसरी चीज़ प्रदूषण कम करिए, तब जाके हम अम्ल वर्षा को रोक सकते हैं। बाकी नुकसान आपने देखा क्या क्या होता है। ठीक है, बरसो रे मेघा मेघा। ठीक है बेटा, दंत छय, अगर पीएच वैल्यू बढ़ता है तो सर हमारा दांत भी खराब होता है। देख रहे हो ये बबुनी को मंजन कर रही है, अपन लोग तो दत्तहीन करते हैं। हाँ कमेंट कर दो। ओह माय गॉड क्या बात है। आओ इधर आओ, जरा ध्यान से देखना। देखना बेटा, दंत छय, मुख का पीएच साधारणता, मतलब हमारे मुंह का जब हमारे अंदर लार और बनती है ना, तब मुंह का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है। यानी कि 6.5 का मतलब समझ रहे हो ना, 7 से बहुत नज़दीक है। यानी कि अम्ल होता है लेकिन सर दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत है ना, दुर्बल अम्ल होगा। क्योंकि सर देखो 7 यहाँ हो तो इसके इधर आओगे तो सर पीएच वैल्यू बढ़ेगी, इसके इधर जाओगे तो क्षार की वैल्यू बढ़ेगी। तो सर इधर आओ, इधर आओगे तो अम्ल जो है प्रबल होगा, और इसके 7 के आसपास रहोगे तो सर दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे मुंह का पीएच मान 6.5 होता है। खाना खाने के बाद मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल। बेटा देखो, मान लो हम जब भी खाना खाते हैं या हमारे मुंह में भाई बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, लार में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। अब हम खाना खाए तो कुछ ना कुछ पदार्थ तो बच जाता है अगर मंजन नहीं करते हैं तो। मंजन कौन करता है? ज़्यादातर लोग एक ही टाइम करते हैं। मंजन नहीं करोगे खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ गंदगी लगी रहेगी, तो जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया हैं वो उसके साथ मिल करके अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं सर? अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि मुख के पीएच मान कम कर देता है। मुख का पीएच मान 6.5 है, अम्ल का निर्माण हो गया तो कुछ ना कुछ कम होगा, वैल्यू कम होगी। अगर मुंह के पीएच मान की वैल्यू कम हो गई तो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, मान लो कम होते होते 6.5 से 5.5 तक आ गई या इससे कम होगी, 5.5 से अगर पीएच वैल्यू हमारे मुंह का कम होगा तो दोस्तों हमारे दांत जो है खराब होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे सर? खराब होने लगेंगे। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, जिससे दांत को खराब होने से हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, हमारे मुंह का पीएच मान 6.5 होता है। अगर हम ब्रश मंजन नहीं करते हैं तो मुंह का पीएच वैल्यू बढ़ती है। पीएच वैल्यू बढ़ेगी, 5 से कम हो जाएगी तो समझ लेना कि हमारा दांत अब खराब होने वाला है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए देखो ये बबुनी क्या कर रही है, मंजन कर रही है अच्छे से। उसके बाद देखो कीटों का डंक। बेटा कभी कभी कीटे इस तरह से, देखो ई वाली चींटी तो सब लोग देखे हो ना, ई वाली चिटिया, चली मैं तो प्यार की गली। हाँ, तो ये वाली जो चींटी होती है अगर ये हाथों में काट लेती है तो बेटा क्या होता है? उपट ही आवत है, फूल ही आवत है। यहाँ क्या होता है बेटा? फूल आता है ना, दर्द भी होता है, चुनचुनाता भी है। क्यों? क्योंकि बेटा इनके अंदर अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? अम्ल पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटा इसके काटने से भी हमारे शरीर का पीएच मान बढ़ा तो दर्द हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है सर। ये बिच्छू, ये बिच्छिया का तो देखे हो ना, कौन किसको ये बाइट, मतलब बिच्छू ने डंक मारा है। झूठ मत बोलना, नहीं तो बिच्छू तुमको डंक मारेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, मधुमक्खी, चींटी या मकौड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो, ये डंक में अम्ल स्रावित करते हैं। मतलब कि ये सब अगर डंक मारते हैं तो इनके से भैया मतलब अम्ल निकलता है। इनके आड़ा से क्या निकलता है? अम्ल निकलता है। ठीक है, अम्ल निकलेगा, हमारे शरीर में जाएगा। ठीक है, जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, इस अम्ल के कारण त्वचा पर जलन व दर्द होता है। यदि उसी समय क्षारीय लवणों जैसे, ये देखो ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, खाने वाला, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर कर ले तो भैया
अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर पीछे ऊँची मार दे तो भैया एक ले लिया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सबके घर में ये उपस्थित होता है, इसको भैया वहीं पे लगाना है, ठीक है, रफ करने से तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। यानी कि अम्ल हमारे शरीर में गया इसके डंक मारने से, क्षार को लगाएंगे तो आराम मिलेगा, ठीक है, उदासीन होगा। तो ये सब तरीके हैं जो आपको जानना है भैया बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा और आगे आते हैं। अब देखो बेटा मृदा की pH वैल्यू, बेटा अगर बारिश होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है तो हमारे धरती की यानी कि मिट्टी की भी pH वैल्यू बढ़ती है। या तो हम ये कहते हैं हम लोग दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खाद है ना का यूज करते हैं खेतों में, जिससे उसकी भी pH वैल्यू घट और बढ़ रही है। बेटा देखो उससे फसलों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मृदा की pH मान ज्ञात करके मिट्टी में बुवाई है ना करने वाली फसलों का चयन किया जाता है तथा उपयुक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, अगर हमें अच्छे से खेती करना है तो अच्छे से खेती करने के लिए हमें जो है मिट्टी की pH वैल्यू जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों फसलें जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक pH वैल्यू में ही उगाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा pH वैल्यू हो गई, बहुत ज़्यादा मिट्टी अम्लीय है या बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो समझो फिर वो बंजर हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी, वहाँ पर खेती नहीं होगी। इसलिए हमें खेती करने से पहले दोस्तों मिट्टी की pH वैल्यू को पता कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्त। समझ रहे हो कि नहीं, सब इंपॉर्टेंस है, समझते तो अभी और मजा आने वाला है, आपको टेंशन ना लो, ठीक है। अब बेटा प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। अब देखो नेचर में भी हमारे ऐसे कुछ पौधे पाए जाते हैं, जैसे नेटल का पौधा है। बेटा इस पौधे के संपर्क में अगर हम आते हैं तो इससे हमको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? अम्ल। देखो प्रकृति में भी, पेड़ में भी अम्ल पाया जा रहा है, सही है कि नहीं? ठीक है सर। एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बताएं, ये जो नेटल का पौधा है ना, इसी के आसपास एक पेड़ आपको ऐसा मिलेगा जो क्षार अपने पास रखता है। एक पेड़ ऐसा मिलेगा जिसमें क्या मिलेगा सर? क्षार मिलेगा। देखो दोनों आसपास ही उगेंगे। जहाँ इसी के अगल बगल देखो एक पेड़ और होगा, ठीक है, उसकी फोटो मिली नहीं इसलिए मैंने नहीं लगाया है, जिसमें क्षार पाया जाएगा। एक में अम्ल पाया जा रहा है, एक में क्षार पाया जा रहा है। मान लो तुम जंगल में गए, इस वाले पेड़ से टकरा गए तो तुम्हारे हाथ में लग गया खरोच और दर्द होगा, जलन होगा। तुम जाओ इस वाले पेड़ को, ये दूसरा वाला पेड़ है, ठीक है, उसका नाम अभी इसमें लिखा है, मैं बता दूंगा। अब इस वाले पेड़ की पत्ती को लेकर रगड़ दो अपने पास, तुरंत आराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल था, इसमें क्षार था, दोनों मिलकर उदासीन हो गए। तो इसलिए बोला जाता है प्रकृति भी उदासीनीकरण का विकल्प देती है। नेटल एक साकी पादप है जो जंगलों में मतलब होता है, ठीक है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक करने वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती, मतलब इसी के अगल बगल डाक पौधा होता है। कौन सा पौधा सर? डाक पौधा। उसमें क्षार होता है, उसको उसकी पत्ती अगर रगड़ लेंगे तो तुरंत इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो देखो भगवान ने भी कितने सिस्टमेटिक चीज़ से बनाई है, अम्ल भी बनाया है, क्षार भी बनाया है। इसलिए हेडिंग लिखी है प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए आगे आते हैं। हेलो 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 हेलो। अब बेटा देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था, अब आपको और मजा आने वाला है, अच्छे से देखना एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। सभी लोग तैयार हो जाओ। बेटा लवण क्या होता है सबसे पहले मुझे बताओ, लवण क्या होता है? सर लवण का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तब जाके लवण का निर्माण होता है। बोलो यार, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो सर लवण का निर्माण होता है, ठीक है सर। यानी कि सर अगर कोई लवण होगा तो लवण का पीएच मान कितना होगा सर? सर लवण का पीएच मान सर 7 होगा, वो उदासीन होगा। क्या होगा सर? उदासीन होगा। लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, ठीक है। ए चिल्लाओ नहीं, आवाज़ आ रही है। लवण जो होते हैं मेरे दोस्तों वो उदासीन होते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ चिल्ला रहे थे, अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए आगे आते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षार की अपक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है सर। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, आपको मैंने बताया है। और इसका पीएच मान क्या होता है सर? 7 होता है। जरा इसको पढ़ना, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं लवण के बारे में, ठीक है, सॉल्ट के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला लवण है सोडियम क्लोराइड, यही वो नमक है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है।
यही वो नमक है, देश का टाटा सॉल्ट है ना, जिसको हम लोग खाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना ये कैसे बनता है। देखो ये सॉल्ट यही सब है ना, अपना नमक, ठीक है सर, अच्छे से देख लीजिए। अब बेटा देखो जरा ध्यान से देखना ये बनता कैसे है। देखो ये समुद्र के किनारे, ठीक है, कैसे बनता है मेरे दोस्तों, समुद्र के किनारे समुद्र के पानी को खेतों में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसको सूखा करके नमक को बनाया जाता है। अभी सीखने वाले हैं, पहले थ्योरी को पढ़ते हैं। बेटा थ्योरी क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, साधारण नमक भी बोलते हैं। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है। किसका किसका लवण होता है सर, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का। देखो यहाँ पे लिखा था है ना, ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़ना तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला सर, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। पीएच 7 होने के कारण उदासीन प्रकृति का होता है। अगर भैया पीएच वैल्यू 7 होगी तो वो उदासीन ही होगा। सोडियम क्लोराइड को व्यापारिक तौर पर समुद्र के खारे जल को सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चक्की चक्की नमक निकाला ना। इस प्रकार बने नमक में कई अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड होती हैं। अब हमारी बात को समझो बेटा, इधर देखो, समुद्र के खारे पानी को देखो, होता क्या है, समुद्र के किनारे जो है इस तरह से खेत बना लेते हैं। ठीक है, सभी लोग इस तरह से खेत बना लेते हैं गड्ढे नुमा। जब समुद्र की लहरें आती है, पानी आता है, इसमें भर जाता है, तो फिर इसको सुखाते हैं, इस पानी को सुखा लेते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें जो है इस तरह से नमक मिल जाते हैं। ठीक है, देखो ये लोग इस तरह से नमक को इकट्ठे किए हैं। ठीक है सर, ये जो समुद्र के किनारे हमें नमक मिला है, इन नमक में मेरे दोस्तों कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब प्योर नमक नहीं होता है, प्योर सॉल्ट नहीं होता, इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। पहली अशुद्धि होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की, और दूसरी अशुद्धि होती है बेटा कैल्शियम क्लोराइड की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा, कहेगा समुद्र के किनारे जो हम नमक प्राप्त करते हैं वो नमक में कौन सी कमी होती है, उसका नाम बताओ। तो सर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड नाम की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नमक को कैसे बनाया जाएगा, समुद्र के खारे पानी को सुखा करके। वो कैसे सुखाया जाएगा, ये इनका प्रोसेस है, आप इतना याद रखिए बस। ठीक है, कि समुद्र के खारे पानी को सुखाएंगे तो नमक का निर्माण होगा, और जो नमक बनेगा उसमें 2 कमियां होंगी, अशुद्धियां होंगी, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड नाम की अशुद्धियां होती हैं। अब मेरे दोस्तों देखो यहाँ पे, अब इन अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाता है, तो एक बड़ी सी टैंक, मतलब क्या लेते हैं, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए अशुद्ध सोडियम क्लोराइड के विलयन में, है ना, विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार हमें शुद्ध नमक प्राप्त होता है। बेटा मान लो हमें शुद्ध नमक बनाना है, तो एक बड़ी सी टंकी लेंगे, इस टंकी में नमक को भरेंगे, नमक के विलयन का। ठीक है, जो हमारा नमक मिला है अशुद्ध नमक, ठीक है, अशुद्ध नमक का विलयन लेंगे। इसमें क्या करेंगे भैया, HCl गैस प्रवाहित करेंगे। HCl गैस प्रवाहित करेंगे तो अपना प्रोसेस होता है इनका, उस प्रोसेस से इसकी जो गंदगी है MgCl2 और CaCl2 पूरी गंदगी बाहर हो जाती है, और फिर हमें प्यारे बच्चों शुद्ध नमक प्राप्त होता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करना है, एक बड़ी सी टंकी लेनी है, उस टंकी में नमक का घोल लेना है, अशुद्ध नमक का, फिर उसमें HCl गैस, हाइड्रोक्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको लेंगे भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस को इसमें प्रवाहित करेंगे, तब जाके हमें शुद्ध नमक प्राप्त होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है नमक के बारे में, और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त करनी है, बस पर्याप्त है इतना। ठीक है सर, आओ आगे आते हैं। अब बेटा इसको समझो, सोडियम क्लोराइड के गुण। भैया ये सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। नमक कैसा होता है दोस्तों, सब लोग जानते हो, सफ़ेद होता है और ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, मतलब 1081 केल्विन, मतलब 1081 केल्विन ये टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे अगर इसको हम गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो नमक जो है पिघल जाएगा। क्या होगा सर, पिघल जाएगा। ठीक है, क्वथनांक का मतलब समझते हो ना सारे लोग। ठीक है सर, मतलब गलनांक समझते हो ना, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, जल में अत्यधिक विलय है। अब एक बात बताओ, पानी जल में घुलता है कि नहीं घुलता? पानी को अगर जल में घोलोगे, मैं क्या बोल गया, सॉरी, देखना ध्यान से, क्या लिखा है, जल में अत्यधिक विलय है, यानी कि सर अगर नमक को पानी में घोलेंगे तो घुल जाता है। लगातार पढ़ाने से क्या होता है कि स्लिप करती है ना। तो याद रखना बेटा, जल में जो है नमक आपका घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है, सब लोग जानते हो, याद रखना। जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। बेटा अगर नमक को, दिखाई दे रहा है सबको, चलो कोई और कलर लेते हैं। बेटा अगर नमक को पानी में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, Na+ हो जाता है और Cl- हो जाता है। ठीक है, यही बोला गया है कि जलीय विलयन में आयनिक
हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से देखो बेटा, सोडियम क्लोराइड के उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सब लोग जानते हो, खाने पीने की चीज़ों में यूज करते हैं। ठीक है, साधारण नमक के रूप में भोजन में, है ना, खाद्य परीक्षण में किया जाता है। NaOH, Na2CO3, NaHCO3 विरंजक चूर्ण आदि बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं बेटा, आप इसको याद कर लो, सीधे सीधे, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आओ बेटा, अगला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बाप बेटा आपका NaOH है, क्या है सर, NaOH है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे सर, NaOH बताएंगे। ठीक है सर। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। बेटा देखो, मैं इसको आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो ये आपका एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में आपको क्या लेना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लेना है NaCl और H2O। आपको NaCl नमक और पानी का मिश्रण लेना है, ठीक है, घोल लेना है। एक बर्तन में क्या करना है दोस्तों, नमक और पानी का घोल लेना है। इस घोल में क्या करना है मेरे दोस्त, आपको देखो यहाँ पे पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, आपको दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं, मतलब दो बैटरी के तार लगाने हैं ना, दो रॉड लगानी है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। ठीक है दोस्त, अरे बोलो यार। ठीक है सर, माइनस वाली आपकी कैथोड हो जाएगी और सर प्लस वाली क्या हो जाएगी सर, एनोड हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या करना है सर, विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। करंट को जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो Na हो जाएगा Na प्लस में, Cl हो जाएगा Cl माइनस में, और दोस्तों H2O हो जाएगा H प्लस में और OH हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से टूटेगा। ठीक है सर, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा सर, NaOH बना लेगा। इस चीज़ को अगर मैं एक अलग पेज पे सिखाऊं तो आपको और अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। देखो दोस्तों, ये आपका एक बीकर है, ठीक है, समझना हमारी बात को, या चलो और अच्छे से बनाते हैं। ये आपका एक बर्तन है ना, इसमें आपको क्या लेना है, NaCl और H2O का घोल लेना है। ठीक है सर, पूरे में भर दो, भर दिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें क्या करना है, दो रॉड लगानी है। किसकी रॉड लगानी है सर, एक प्लस की एक माइनस की। प्लस वाली हो गई माइनस वाली, माइनस वाले को क्या बोलेंगे सर, कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, कैथोड। और सर प्लस वाली क्या बोलेंगे सर, एनोड बोलेंगे। ठीक है, एनोड और कैथोड की दो रॉड लगा दिए और इसको बैटरी से जोड़ देना है। ठीक है, किससे जोड़ना है सर, बैटरी से जोड़ देना है। ठीक है सर, उसके बाद क्या करना है, इसमें करंट को प्रवाहित करना है, विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे। जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये जो NaCl और H2O का घोल है तो इसमें Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, और वाटर टूटेगा तो H प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस वाले विलयन में ये चीज़ें हो जाएंगी अपने आप, जैसे ही करंट को प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो बेटा इसका Na इसका OH मिल के क्या बना लेगा सर, NaOH। ठीक है, बाकी इसी तरह इसका H प्लस, इसी तरह कई सारे अणु होंगे NaCl के, वो सब टूटेंगे तो H प्लस मिल के बना लेगा हाइड्रोजन गैस, और बेटा Cl माइनस मिल करके Cl2 गैस बना लेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से समझना है, Cl2 गैस बना लेगा। ठीक है, दो गैसें बनेंगी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये हमें NaOH बनाना था तो NaOH हमारा बन गया, और दो गैसें निकलेंगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब बेटा तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बेटा ये जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पे निकलेगी। किधर निकलेगी सर, एनोड पे जो है क्लोरीन गैस निकलेगी, और सर कैथोड पे जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर से बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से। तो बेटा ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आपको लिखना है, NaCl H2O गिव्स NaOH Cl2 और H2। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छे से इसको समझ लो, कोई दिक्कत हो कमेंट कर दो। ठीक है, फटाक से कमेंट कर दो। हाँ, ठीक है भाई, आ जाओ। तो दोस्त उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है
क्या होता है? चिकना ठोस पदार्थ है। कैसा होता है दोस्तों? चिकना ठोस पदार्थ है, ठीक है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। अच्छा, गलनांक का मतलब ये है मेरे दोस्त कि मान लो इसको तवे पे रख दिए। किस पे रख दिए? तवे पे। तवे पे रख के इसको सिर्फ इसको गलाना है, तो जब तक 591 केल्विन टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक ये गलेगा नहीं, ठीक है। यह जल में शीघ्र विलय, मतलब पानी में डालेंगे तो तुरंत घुल जाता है, ठीक है सर। एक चीज़ और मैं तुमको बताऊं, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे ना तो पानी नीचे देखो, गिलास छुओगे गिलास में रख के तो गिलास गर्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया होती है, पता है कि नहीं तुम्हें? ठीक है सर, करके देखना एक्सपेरिमेंट। यह एक प्रबल क्षार है, अपने जलीय विलयन में आयनीकृत होकर Na+ और OH- देता है। बेटा अगर NaOH को पानी में डालोगे तो सब लोग जानते हो ना, ये Na+ हो जाएगा और OH- हो जाएगा, ठीक है। और प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। बेटा जब NaOH को पानी में मिला देते हैं तो इसी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं सर? प्रबल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? प्रबल विद्युत अपघट्य बोलेंगे NaOH और H2O के मिक्सचर को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है। धन आयन और ऋण आयन होने के कारण इसको प्रबल विद्युत अपघट्य के नाम से भी जाना जाता है। मेरे दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को समझते हैं। इसका उपयोग क्या होता है अच्छे से सीखना है, ठीक है। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सब रटने वाली चीजें याद कर लो। बॉक्साइड धातुकर्म के उपयोग में होता है। बॉक्साइड क्या होता है धीरे धीरे आप समझेंगे, मेटल नॉन मेटल में, ठीक है। पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला यानी कि लैब में भी इसका यूज होता है, ठीक है। ये सब उपयोग है, इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा टीम टाम परेशान नहीं होना है, ठीक है दोस्त। ठीक है, लैब में यूज होता है, तेल और वसा के निर्माण में, पेट्रोलियम में भी होता है ना। किस प्रकार होता है धीरे धीरे सीखेंगे, और जरूरी नहीं है कि सब एक ही टाइम पे तुरंत ही सीख जाएं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है दोस्तों? बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगा दी हूँ जिससे आपको अच्छा लगे देखने में, आपका मन लगा रहे पढ़ने में, ठीक है दोस्त। ये कौन सा साबुन है रे, पता ही नहीं बेटा। इसके बाद आपका आता है विरंजक चूर्ण। क्या आता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर और बचा है, देख लो फिर खत्म हो जाएगा, है ना। खत्म हो जाएगा लगभग ये 1 घंटा 40, है ना, मान के चलो 50 2 घंटे के आसपास की वीडियो बनी है ना। विरंजक चूर्ण क्या होता है दोस्तों? इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र क्या है दोस्तों? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? CaOCl2। दोस्तों विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। दोस्तों ये पूछा जाएगा पेपर में, कहेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है सर, ठीक है। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है। दोस्तों ये रहा आपका शुष्क बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब जब CaO में पानी डाल देते हैं तब जाके दोस्तों हमारा ये बनता है, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। तो शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस को डालेंगे तो हमारा बनेगा CaOCl2 और क्या बनेगा सर? H2O बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा विरंजक चूर्ण बन जाता है। सभी लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए थोड़ा सा आगे आते हैं। बेटा विरंजक चूर्ण के गुण, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है, ठंडे जल में विलेय है। अगर ठंडे पानी में घोलोगे तो घुलेगा। विरंजक चूर्ण को ठंडा पानी पसंद है, गर्म नहीं, याद रखना। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर दोस्तों विरंजक चूर्ण को हवा में छोड़ दोगे तो भैया ये क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है सर? क्लोरीन गैस का, ठीक है। यह तनु अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। देखो ये विरंजक चूर्ण है, ये अम्ल है, तनु अम्ल, इसके साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट और जल और क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा। ये विरंजक चूर्ण है, ये भी तनु अम्ल है। देखो क्लोरीन गैस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसके साथ साथ 2 पदार्थ और बनाता है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल के साथ संयोग करके नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। बोलो बोलो बोलो। जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ऑक्सीकरण करवाने के लिए, ठीक है। सुनो हमारी बात को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। का खुल गया यार, पता ही नहीं। देखो विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग करके नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और कभी भी इस तरह से ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा रहे तो इसको बोलेंगे नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे सर? नवजात ऑक्सीजन। और सर इसका मतलब क्या होता है? नवजात का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। क्या है सर? बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत अधिक क्रियाशील है, ठीक है।
बहुत अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको बोलेंगे नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे सर? नवजात ऑक्सीजन। और इस नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ करेंगे सर? ऑक्सीकरण कराने के लिए। क्या कराने के लिए सर? ऑक्सीकरण कराने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखो ये लिखा है बेटा, ये रहा। जैसे जो वहाँ पर क्लोरीन गैस निकली थी ना, देखो ये यहाँ पे क्लोरीन गैस निकली है, इस क्लोरीन गैस का रिएक्शन जल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन बनाएगा, एक विशेष प्रकार की ऑक्सीजन जिसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। ऑक्सीकरण करवाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है सर। बेटा विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में, ठीक है, कागज उद्योग में, पेयजल को शुद्ध करने में, इसी को दोस्तों हम लोग कुएं में भी डालते हैं ना। विरंजक चूर्ण को कहाँ डालते हैं दोस्तों? कुएं में भी डाला जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके यूज हैं, इसको आपको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। कम से कम 2 यूज याद कर लेना। ठीक है, कम से कम 2 तो याद कर लेना ही। अब बेटा आपका आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं ना। अब बेटा ये बेकिंग सोडा क्या होता है? इसका सूत्र होता है NaHCO3। अबे सोडा जो घर में होता है, पूड़ी बनाते हैं, देखो ना, ये पूड़ी बनाते समय, केक बनाने में, ठीक है दोस्तों, और यहाँ है ना बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जरा ध्यान से देखेंगे, बेकिंग सोडे को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नाम याद रखना बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सूत्र भी याद रखना। इसे खाने वाले पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थों को फुलाकर हल्के, है ना, हल्के हो जाते हैं, जिनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा को बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब बेकिंग सोडा को किसी खाने वाले पदार्थ में मिला के गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो भी खाने वाला पदार्थ होता है वो फूल आता है। क्या होता है सर? फूल आता है। ठीक है सर। अब समझते हैं कि बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों बेकिंग सोडा को बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका आपका क्या है, ध्यान से देखना। पहले तरीके में क्या करेंगे? नमक लेंगे, पानी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, अमोनिया लेंगे। फिर से देखना, क्या लेना है? नमक लेना है, पानी लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, अमोनिया लेना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, एक प्रकार का लवण है। इसके साथ साथ आपका बनेगा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, तो पहली विधि ये हो गई बनाने की। ठीक है सर। दूसरी विधि में क्या है? सोडियम कार्बोनेट ले लो। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो और थोड़ा सा जल मिला दो, तब जाके डायरेक्ट आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, तो 2 विधि हैं, जो आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये विधियों को याद रखना है। पेपर में सवाल डायरेक्ट आता है कि सर बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट से बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से पेपर में आए हुए क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखना, इसके गुण को समझते हैं। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, या जल में कम विलय होता है, अच्छे से घुलता नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। अगर दोस्तों हम जल में बेकिंग सोडा को डालते हैं तो क्षार की तरह कार्य करता है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर बिच्छू वगैरह काट ले, डंक मार दे बिच्छू वगैरह, तो दोस्तों इसको जो है उस स्थान पे जहाँ पर बिच्छू डंक मारता है लेके रगड़ने से उसका दर्द कम मिलता, दर्द में राहत होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्षार की भांति कार्य करता है। मान लो आपने ज़्यादा खाना खा लिया, आपके पेट में गैस बन गई, कच्ची डकार रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना, ठीक है, और जीभ पे लग के चाट लेना। थोड़ी देर बाद देखना जो कच्ची डकार वगैरह तुरंत ठीक हो जाएगी, आराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गैस बनी थी तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ी थी और हमने सोडा ले लिया, यानी कि वो क्षार है, अम्ल क्षार मिल के उदासीन हो गए, लवण बना लिए। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? इसे गर्म करने पर, मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है मेरे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा कि सर बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखो जरा बेटा, ये है बेकिंग सोडा, इसको गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट बना, मतलब जल बना, और सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। इस रिएक्शन को याद करना, पेपर में डायरेक्ट आता है। ठीक है सर। अब आओ इसका उपयोग समझते हैं। बेटा खाने वाले पदार्थों में यूज करते हैं ना, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त तो ठंडे जल बनाने में,
पेट की अम्लता को दूर करने में, मतलब एंटी एसिड के रूप में गैस वैस बनेगी तो इसको यूज कर सकते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में और सर लैब में भी इसका यूज होता है। तो ये सब इसके छोटे मोटे यूज हैं जो आपको याद कर लेने हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, इसलिए थोड़ा स्पीड में मैं कवर कर रहा हूँ। बेटा अब आता है धावन सोडा। क्या आता है सर? धावन सोडा। अब ये जो निरमा जानते हो डिटर्जेंट, अब उसकी बात करने वाले हैं, है ना। अब सर ये क्या होता है? इससे सर कपड़ा धुलते हैं और क्या। देखो ये वॉशिंग मशीन है ना, ये अंकल हैं धुल रहे हैं, ये तुम्हारा निरमा है अच्छे से। बेटा इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, या कभी कभी लिखा रहता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, याद रखना सही से। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसका ये भी नाम होता है, याद रखना बेटा, ये रासायनिक नाम है। हाईलाइट करके लिख लो बेटा, ये हाईलाइट करके लिख लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। ठीक है, ठीक है सर। डेका, देखो सोडियम कार्बोनेट तो इतने को बोलते हैं, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब जल। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छे से याद रखना। ठीक है सर। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होते हैं, मतलब 10 अणु जल के होते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट का निर्माण जो है साल्वे विधि से किया जाता है। बेटा आपसे पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, इसी को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा, इसका निर्माण किस विधि से किया जाता है मेरे दोस्त? तो साल्वे विधि से किया जाता है, याद रखना, साल्वे विधि। अब साल्वे विधि क्या होता है ये आपको नहीं जानना है, ठीक है। सिर्फ इतना जानना है कि भैया धावन सोडा का निर्माण साल्वे विधि से किया जाता है। कौन सी विधि से सर? साल्वे विधि से किया जाता है। एक या अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः, सब फालतू की चीज़ें हैं, पढ़ लेना बेटा। देखो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को गर्म किए तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है इसकी रिएक्शन फिर से जल के साथ करवा देंगे, तब जाके हमारा बन जाएगा धावन सोडा। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? पहले 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में क्या करना है सर? हमको बेकिंग सोडा लेना है, गर्म करना है, सर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, बाकी चीज़ों को फेंक देना। सोडियम कार्बोनेट को लेने के बाद जल के साथ रिएक्शन कराना, तब जाके हमारा धावन सोडा बन जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इन सभी बातों को। अब आइए आगे आते हैं। प्यारे दोस्त, धावन सोडा के गुण, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय, ठीक है। यह जल में विलेय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है बच्चे, जो निरमा होता है यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को त्याग देता है और सोडा एस बनाता है। प्यारे दोस्त, अगर हम धावन सोडा को गर्म करेंगे तो इसमें जो जल है बाहर हो जाएगा और सिर्फ बनेगा सोडियम कार्बोनेट। इसी को सोडा एस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा एस। बेटा अगर कभी भी आपसे सोडा एस का सूत्र पूछे तो यही लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनता है? धावन सोडा को गर्म करने पे। आइए जरा, धावन सोडा का उपयोग, यह धुलाई व सफाई में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, ये सभी चीज़ों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक में भी किया जाता है। अपमार्जक आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, चैप्टर 4 में इसको पढ़ाया जाएगा, साबुन और अपमार्जक। कागज, पेंट तथा वस्त्र बनाने में, प्रयोगशाला में जल की कठोरता को भी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब उपयोग है, इसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शायद ये आखिरी टॉपिक भी है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है सर, पूरी की पूरी लगभग 2 घंटे की वीडियो हमको लगता है हो जाएगी और मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसे शॉर्टकट में POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP। दोस्तों जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले इसको, है ना, कहाँ बनाया गया था पता है? लंदन की राजधानी पेरिस में, ठीक है, वहीं पर बनाया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। नाम याद रखना, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध मतलब आधा, अर्ध हाइड्रेट मतलब जल, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। पहली बार इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में POP भी बोलते हैं। दोस्तों अब मुद्दे की बात यह है
कि पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं। तो बेटा जिप्सम से, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसको 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तब जाके हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। देखो ये रहा आपका जिप्सम, इसको 393 केल्विन पर गर्म करेंगे तो CaSO4.2H2O बनेगा। इसके साथ साथ 3/2 H2O का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सर, 3/2 H2O। 3/2 H2O क्यों लिखे, क्योंकि इधर कितने H2O थे, 2, तो इधर भी 2 H2O होना ही चाहिए। सर देखो 1/2 और 3/2 को जोड़ेंगे तो सर कितना आएगा सर, आधा ही आएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3/2 लगा दिया जाता है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता तो समझ लीजिएगा इसको यहीं पे। अब आइए आगे आते हैं। प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस यह एक ठोस चिकना पदार्थ है। इसे जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डालोगे तो 10 से 15 मिनट में जमकर ठोस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको पानी में डालेंगे तो CaSO4.2H2O बना लेगा, फिर से जिप्सम ही बना लेगा, ठीक है। पेपर में सवाल कैसे आया, कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से करवाइए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अब क्रिया जल से करवाते हैं तो क्या होता है, तो सर जिप्सम बनता है। क्या बनता है सर, जिप्सम बनता है। अब बेटा इसका उपयोग समझते हैं। इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उपकरण को वायुरुद्ध बनाने में, मतलब घरों और घर के निर्माण में होता, मतलब जहाँ पर छत और टूटी होती है तो वहाँ पर भी लगा देते हैं तो काफ़ी फिर आराम होता है, ठीक है। उसमें भवन निर्माण में, दंत चिकित्सक में, मूर्ति या सजावटी सामान बनाने में, इन सभी में इसका यूज होता है। अब भाई हम डॉक्टर तो है नहीं कि दांतों में कैसा उपयोग होता है मैं बताऊं। अब इतना है, ओवरऑल हमको इसको समझ लेना है और क्या कर लेना है दोस्तों, याद कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। और मैं लगातार इतनी चीज़ें आपको एक साथ पढ़ा डाला, ठीक है, लगभग 2 घंटे बिना सांस लिए, मतलब लगातार सांस तो ले ही रहता है, ठीक है। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, आप टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सब कुछ करवा देंगे। 2 घंटे की वीडियो हो गई, भले ही हो गई 2 घंटे की, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पूरा NCERT में जितना दिया है मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं है, एवरीथिंग, वो भी फिगर के माध्यम से। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत किए होंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। अगर कहीं पर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।